Hello dear students, let's start our study once again. आज हमें सिंपल इन्फिनिटिव में चौथी टॉपिक ये है गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन पढ़ना है। अभी तक आपको मैं सिंपल इन्फिनिटिव में सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब इसे पढ़ा करके वीडियो भेजा था। अब आज मुझे गवर्न बाई प्रीपोजिशन भेजना है। तो पहली बात आप ये जानिए कि गवर्न बाई प्रीपोजिशन होता क्या है। यह वाक्यों में संज्ञाओं का एक केस होता है, रूप होता है कि वाक्यों में संज्ञाएं 5 रूपों में काम करती हैं। वो पांचों रूप आप नाम याद होना चाहिए सबको, चूँकि अभी यहाँ तो आपको मैं इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूँ, यही 5 हेडिंग पढ़ाई जाएगी। फिर जब आप जीरंड पढ़ेंगे तब यही 5 हेडिंग पढ़ाई जाएगी। फिर जब आप क्लाज पढ़ेंगे तब भी आपको यही 5 हेडिंग पढ़ाई जाती है नाउन क्लाज की। यही 5 हेडिंग है। यह सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, गवर्न बाई प्रीपोजिशन, केस इन पोजीशन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह हेडिंग आपको याद होनी चाहिए कि संज्ञाएं वाक्यों में 5 रूपों में काम करती हैं। जब वाक्य में कोई संज्ञा सब्जेक्ट का काम करे तो उसे कहते हैं यह सब्जेक्ट के रूप में एज अ सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट टू अ वर्ब है। जब कोई संज्ञा वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे कहते हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है। जब कॉम्प्लीमेंट का काम करे, पूरक बने, तो उस संज्ञा को कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कहा जाता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। लेकिन जब वाक्य में कोई संज्ञा किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखी गई हो, जब वाक्य में कोई संज्ञा किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखी गई हो तो हम उसे गवर्न्ड बाई प्रीपोजिशन की संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, आपको कहा जाए कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल शब्द जो है वो प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि टेबल यहाँ किस फंक्शन में, तो आप कहेंगे कि ये गवर्न बाई प्रीपोजिशन है। जैसे कहा जाए कि ही रिटर्न्ड बाई बस, तो बस इसमें संज्ञा है और उसके पहले प्रीपोजिशन बाई लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बस जो है इस वाक्य में किस फंक्शन की संज्ञा है, तो आपको कहना चाहिए कि ये गवर्न बाई प्रीपोजिशन की संज्ञा है। मतलब जब वाक्य में, किसी अंग्रेजी वाक्य में जब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई संज्ञा लिखी गई होती है तो उसे ही गवर्न बाई प्रीपोजिशन की संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब देखो, गवर्न बाई प्रीपोजिशन की संज्ञा जो होती है वही होती है जो किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखी गई हो। और यहाँ क्या होगा, सिंपल इन्फिनिटिव में कोई ना लगी हुई क्रिया ऐसी होगी जो प्रीपोजिशन के बाद लिखी गई हो। जब किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई ना लगी हुई क्रिया लिखी गई हो तो वो गवर्न बाई प्रीपोजिशन हो जाएगी। हाँ, इन्फिनिटिव चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इन्फिनिटिव की एक शर्त यह है कि इसके प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था से पूर्व टू लगना चाहिए, टू जरूर होना चाहिए, तभी वो इन्फिनिटिव बनती है, कोई ना लगी हुई क्रिया। अब 2 बातें यहाँ, 2 शर्तें हो गई। सिंपल इन्फिनिटिव में गवर्न बाई प्रीपोजिशन जो हेडिंग है इसमें 2 शर्तें हो गई। एक तो प्रीपोजिशन के बाद लिखी जाए वो क्रिया और दूसरी बात टू लगा करके लिखी जाए।
इन दो शर्तों के कारण अब अपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कोई और विकल्प नहीं बचा। केवल दो ऐसे प्रीपोजिशंस मिले जिनका उपयोग यहाँ किया जा सकता है, जिसमें अबाउट टू माने वाला, वाली, वाले, किसी क्रिया के घटित होने की निकटता अबाउट टू के द्वारा दर्शाई जाती है। और दूसरा है बट टू की हिंदी होती है के सिवाय। जब हिंदी वाक्य में ना लगी हुई क्रिया के तुरंत बाद के सिवाय हो तो आपको समझना चाहिए कि ये यही का नियम है। अब देखिए, मैं लिखाया हूं, हम जानते हैं कि जब कोई संज्ञा अंग्रेजी वाक्य में किसी भी प्रीपोजिशन के बाद लिखी गई हो तो उसे हम गवर्न बाई प्रीपोजिशन की संज्ञा कहते हैं। यह चीज़ मैं आपको पहले ही बता दिया कि किसी अंग्रेजी वाक्य में, अंग्रेजी में कोई वाक्य जो लिखा गया हो उसमें अगर कोई संज्ञा किसी प्रीपोजिशन के बाद लिखी गई है, प्रीपोजिशन तो आप लोग जानते हैं ना, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, विद, बाय, फार, फ्रॉम, ऑफ, एट, ओवर, बिलो, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो जब भी किसी ना लगी हुई क्रिया के बाद, जब भी यहां चूंकि दो ही प्रीपोजिशन की बात करनी है, अबाउट टू और बट टू, जब भी ना लगी हुई क्रिया के बाद वाला, वाली, वाले शब्द पाया जाए, हाँ, लेकिन एक बात है कि उससे किसी का व्यवसाय नहीं स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि यह आदमी छाता बेचने वाला है, छाता बनाने वाला है, तो वो उसका व्यवसाय है, तब वहाँ अबाउट टू का प्रयोग नहीं होगा। क्रिया के घटित होने की निकटता दर्शाने के लिए अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने क्या लिखा है, तो इन्फिनिटिव में गवर्न बाई प्रीपोजिशन का मतलब है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद टू के साथ ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था का लिखा जाना। प्रीपोजिशन के बाद टू के साथ किसी ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था का लिखा जाना। तो है तो बहुत ऐसे, अप टू, इन टू, ये सब प्रीपोजिशन है जिनके साथ टू है, लेकिन इनका उपयोग यहां नहीं किया जा सकता है। केवल दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं, अबाउट टू और बट टू, जिनका उपयोग यहां किया जा सकता है। तो देखो हमने लिखा है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि अबाउट टू तथा बट टू ही ऐसे दो प्रीपोजिशंस हैं जिनका उपयोग यहाँ किया जा सकता है, जिसमें अबाउट टू किसी ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के किए जाने की या घटित होने की निकटता को दर्शाता है, जबकि बट टू का अर्थ के सिवाय होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही से बता दिया कि आपकी, हमारी अंग्रेजी पढ़ाने वाले की ये मजबूरी है कि सिंपल इन्फिनिटिव में गवर्न बाई प्रीपोजिशन जब पढ़ाया जाए तो केवल दो ही शब्द ऐसे हैं प्रीपोजिशन के रूप में, अबाउट टू और बट टू, जिनका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। कुछ किताबों में एट टू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ अगर बहुत ज़्यादा डीप ले चलूँगा तो लोग भ्रमित होंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो समझ में आने वाली बात है वही बताया जाता है। ये देखिए, हमने उदाहरण लिखा है, यह इमारत अब गिरने वाली है। निकटता दर्शाई जा रही है, घटित होने की क्रिया के घटित होने की निकटता दर्शाई जा रही है। तो
अबाउट टू का प्रयोग टू बी वर्ब के साथ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप लिखेंगे दिस बिल्डिंग इज अबाउट टू, दिस बिल्डिंग इज अबाउट टू फॉल डाउन नाउ। अब यह इमारत गिरने वाली है। दिस बिल्डिंग इज अबाउट टू फॉल डाउन नाउ। कल उसके पिताजी घर वापस आने वाले थे। भूतकाल की बात है तो आज एवर। आप लिखेंगे हिज फादर वाज अबाउट टू कम बैक होम एस्टरडे। हिज फादर वाज अबाउट टू कम बैक होम एस्टरडे। उसके पिताजी कल घर वापस आने वाले थे। तीसरा वाक्य हमने लिखा है सभी छात्र कुछ देर बाद अभ्यास करने वाले थे। यहाँ ये क्रिया के घटित होने की निकटता दर्शाई जा रही है। इसको आप ये मत मानिएगा कि छात्रों का व्यवसाय है अभ्यास करना, ठीक है। जब व्यवसाय स्पष्ट हो जाएगा तब तो फिर ये नियम अबाउट टू नहीं लगेगा। जैसे कहा जाए कि उसके पिताजी झाड़ फूक करने वाले थे, तो इसका मतलब है कि वो निकटता नहीं है, उनका वो पेशा था, उनका वो काम था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ने लगी हुई क्रिया के बाद वाला वाली वाले पा जाएं तो बस समझ जाएं कि नहीं यही लगेगा, यही अबाउट टू लगेगा। अबाउट टू तब लगता है जब क्रिया के किए जाने की निकटता दर्शाई जाती है, और अगर व्यवसाय स्पष्ट होगा तो उसका अनुवाद अन्य नियम से किया जाएगा। अब देखो यहाँ मैं बता रहा था सभी छात्र कुछ देर बाद अभ्यास करने वाले थे, मतलब अब उन लोगों का अभ्यास शुरू होने वाला था, शुरू होने की निकटता दर्शाई जा रही है, अभ्यास करने की निकटता दर्शाई जा रही है। तो आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स थे मतलब वर, ऑल द स्टूडेंट्स वर अबाउट टू। और अब अभ्यास करना की पहली अवस्था प्रैक्टिस, यहाँ SE लिखिएगा। अगर CE लिख देंगे प्रैक्टिस के अंत में PRACTISE, जो ये SE है, SE की जगह पर अगर आप CE लिख देंगे तो इसका मतलब अभ्यास हो जाएगा। इसे क्रिया बनाना है, वो नाउन हो जाएगी। जब CE लिखेंगे तो नाउन हो जाएगी। ये बात अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस, डिवाइस, एडवाइस ऐसे शब्द हैं कि अगर इनके अंत में CE है तो नाउन है और SE है तो क्रिया है। तो यहाँ SE लिखिएगा, ये क्रिया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इसका मतलब ऑल द स्टूडेंट्स वर अबाउट टू प्रैक्टिस आफ्टर सम टाइम। सभी छात्र कुछ देर बाद अभ्यास करने वाले थे। अगला है हम सब उस बैठक को रद्द करने वाले हैं। हम सब उस बैठक को रद्द करने वाले हैं, मतलब वर्तमान काल की बात है। तो इज MR का प्रयोग करें, हो जाएगा वी आर अबाउट टू कैंसिल, रद्द करना। वी आर अबाउट टू कैंसिल दैट मीटिंग। ठीक, यहाँ देखो सभी वाक्यों में अबाउट टू, ये एक प्रीपोजिशन हो गया और मुख्य क्रिया हो गई, ना लगी क्रिया। और टू है भी इन्फिनिटिव बन रही है, समझे। अब प्रीपोजिशन के साथ ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था जब लिख जाए टू लगा करके, तभी तो गवर्ड बाई प्रीपोजिशन होगी सिंपल इन्फिनिटिव की, और यही से हो रहा है सब में। अगला वाक्य हम देखो लिखे हैं अब बिजली आने वाली है। अब बिजली आने वाली है, तो द इलेक्ट्रिक इज अबाउट टू कम ऑन नाउ। अब लिखा है, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखे, यहाँ लिखना पड़ेगा द इलेक्ट्रिक इज अबाउट टू कम ऑन नाउ। अगला वाक्य है छठवां, उसके बयान को लिखने के सिवाय।
उसके बयान को लिखने के सिवाय न्यायाधीश कुछ नहीं किया। के सिवाय आ गया है ना लगी हुई क्रिया लिखना, और के सिवाय आ गया। आपके समझ में आना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन की हिंदी है और इसे गवर्न बाय प्रीपोजिशन बना लिया जाए। सिंपल इन्फिनिटिव का ना लगी क्रिया लिखना है तो हो जाएगा द जज डिड नथिंग, कुछ नहीं किया, न्यायाधीश कुछ नहीं किया। द जज डिड नथिंग, ये डू का पास्ट फॉर्म है, यहाँ सहायक क्रिया नहीं है ये। द जज डिड नथिंग, न्यायाधीश कुछ नहीं किया। बट टू राइट हिज स्टेटमेंट्स, बट टू मतलब के सिवाय, राइट मीन्स लिखना, बट टू राइट लिखने के सिवाय, हिज स्टेटमेंट्स उसके बयान को। वही हो गया कि द जज डिड नथिंग बट टू राइट हिज स्टेटमेंट। इसको इस तरह से भी लिखा सकता है कि द जज डिड नॉट डू एनीथिंग, द जज डिड नॉट डू एनीथिंग, तब नथिंग को एनीथिंग बना देना पड़ेगा, ठीक है। वे सब अपना अपराध स्वीकार करने के सिवा कुछ ना बोल सके। पहले आप लिखेंगे वे सब कुछ ना बोल सके, हैं। दे कुड नॉट स्पीक एनीथिंग या दे कुड स्पीक नथिंग, चाहे जो भी लिखिएगा, दे कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, चाहे आप कह दीजिए दे कुड स्पीक नथिंग। बट टू के सिवाय की अंग्रेजी, फिर स्वीकार करना की अंग्रेजी कॉन्फेस। जब अपराध स्वीकार करने की बात होती है तो एडमिट, एक्सेप्ट ये सब नहीं लगाया जाता है, कॉन्फेस लगाया जाता है। तो हमने कॉन्फेस लिख दिया, अपना अपराध, डियर गिल्ट हो गया। दे कुड नॉट स्पीक एनीथिंग बट टू कॉन्फेस डियर गिल्ट। वह सब अपना अपराध स्वीकार करने के सिवाय कुछ भी ना बोल सके। क्या उन कलियों को चुनने के सिवाय बूढ़ा आदमी माला नहीं गूथा? तो आपने लिखा है, पहले आप लिखेंगे क्या बूढ़ा आदमी माला नहीं गूथा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। डिड द ओल्ड मैन नॉट रीथ द गार्लैंड, डिड द ओल्ड मैन नॉट रीथ द गार्लैंड बट टू निप दोज बड्स। डिड द ओल्ड मैन नॉट रीथ द गार्लैंड बट टू निप दोज बड्स। उन कलियों को चुनने के सिवाय बूढ़ा आदमी माला नहीं गूथा। ये हो गया, क्या उन कलियों को गूंथने के सिवाय बूढ़ा आदमी माला नहीं गूथा। तो इस प्रकार आप लोगों को मैं गवर्न बाई प्रीपोजिशन पढ़ाया। इसको आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके रखिएगा। धन्यवाद।